हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो आप सभी को पता है कि मेरे साथी एक उत्तर प्रदेश के इतिहास की बहुत ही शानदार ये कक्षा पलक पांडे जी हमारे साथ। नमस्कार सर जी। उपेंद्र विश्वकर्मा जी नमस्ते सर जी। रजत सैनी, गुलदीप यादव और विश्वनाथ जो है सैनी जी, आनंद सोनी, तो सरिता, सभी मेरे साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर आपकी मेरी अच्छा ठीक है। तो सभी यहाँ पर जुड़ते हुए और साथ ही मुगल एम्पायर जो कि चला हुआ है और जिसमें हम पढ़ पा रहे थे अकबर। सर हमने अकबर को कंप्लीट कर लिया और अकबर के बाद एक और मुगल बादशाह जिसका नाम होगा जहांगीर। ठीक है, एक और मुगल बादशाह जिसका नाम जहांगीर, जो कि गद्दी पर बैठेगा। और ये जो है जहांगीर किसका पुत्र है तो सभी को पता ही होगा सर जी, ये अकबर का पुत्र है जहांगीर। इसके टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो सर जी 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक ये राज सिंहासन पर बैठ जाता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। अपने पिता की मृत्यु के बाद किसकी, अकबर 1605 में मर गया और उसके बाद जहांगीर राज सिंहासन पर बैठा। सर जी 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती जो थे, जो अकबर के गुरु थे, ठीक है ना, उन्हीं के कुटिया में इनका जन्म हो जाता है। आज पहले मैं बात कर पाऊं इनके वर्थ की तो आप सभी को लिखना है इनका जो वर्थ है वो वर्थ कब हुआ। जल्दी बताएंगे, एक एक पॉइंट को बताते चलना कि मेरे साथी इनका वर्थ। और वर्थ जो होता है 30 अगस्त के, अगस्त की बात है तो सर जी 30 अगस्त 1569 ईस्वी को, 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी, और ये फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है सर जी, आगरा में, जो कि अकबर ने तो बसाया था, पहले फतेहाबाद था नाम। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मेरे साथी फतेहपुर सीकरी आगरा में शेख सलीम चिश्ती, हाँ सर कौन से, शेख सलीम, शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती की दरगाह या चिश्ती के आशीर्वाद से, ठीक है, चिश्ती के क्या होगा सर जी, आशीर्वाद से भैया जी, आशीर्वाद से इसका जन्म हो गया, आशीर्वाद से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने जो कि आप सभी को बताना है, ठीक है। तो आज जन्म की बात आती है किसका, जहांगीर का। जहांगीर के जन्म की बात तो होगी तो आप लिखेंगे 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में। और जब इसका जन्म हुआ तो साथी अकबर इसको प्यार से शेखू बाबा, कौन सा, शेखू बाबा कहकर पुकारता था। क्या भैया जी, शेखू बाबा, ठीक है, तो कहकर पुकारता था। इन सारी चीजों को तो सर करा देंगे। और अपने गुरु के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या, सलीम। इसके जो चाइल्डहुड नेम की बात आ जाती है, यदि मैं बात करूं बचपन का नाम, बचपन के नाम की बात होगी तो आप सभी को लिख देना है चाइल्डहुड नेम, मतलब बचपन का नाम क्या होगा, सलीम। और ये सलीम किसके नाम पर, तो अपने गुरु शेख सलीम चिश्ती जो थे ना, जिनकी दरगाह, जिनका मकबरा कहां पर, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आ रही है बात समझ में। सर 1605 ईस्वी में आगरा के
कोर्ट में इसका कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक हो जाता है। योधा के पुत्र थे, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो जी, अब बात क्या होगी, राज्याभिषेक। एक और आप लिख देना, राज्याभिषेक मतलब कि जिस दिन शपथ समारोह होता है उसे क्या बोला जाता है साथी, तो आप करेंगे मतलब कोरोनेशन। कोरोनेशन की बात आती है तो इसका राज्याभिषेक 1605 ईस्वी को कब की बात कह दी, तो सर जी 1605 ईस्वी को 1605 ईस्वी को आगरा की फोर्ट में, 1605 ईस्वी को आगरा के किले में। ये पॉइंट एकदम राइट है सर। आगरा के किले में इसका क्या हो जाता है मेरे साथी, राज्याभिषेक हो जाता है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके, आ रही है बात समझ में ना? अरे ऋतिक भैया कैसे करोगे, ठीक है हाँ चलो। अब 1605 ईस्वी को आगरा के किले में इनका सॉरी माफी चाहूंगा, राज्याभिषेक कोरोनेशन हो जाता है। और सर इन्होंने कौन सी उपाधि, जिस दिन ये जो है राज सिंहासन पर बैठे, उपाधि जो प्राप्त की थी नूरुद्दीन, इसी तरीके से कर देना सर जी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद कौन सा होगा सर जी, जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये पूरी की पूरी इसने, और इसी नाम से भैया जी सर मुल्ला दो प्याजा और तानसेन छूट गया। भैया छुट्टा ना है, तानसेन ग्वालियर के थे, मुल्ला दो प्याजा अरब पर्व के रहने वाले थे। मैंने बताया जो उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ मैं उन्हीं को कराऊंगा, ठीक है ना? आर्य बात समझ में ना नवल सोनी जी। चलो, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से राज सिंहासन पर बैठ जाता है। अब इसने मेरे साथी क्या क्या कार्य किए उनके बारे में हम एक बार पढ़ पा रहे होंगे सर जी। चेन ऑफ जस्टिस, चेन ऑफ जस्टिस मीन्स क्या हो गया, न्याय की जंजीर, है ना? इन्हें न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस लिखा भी हुआ है, वो कौन सा मुगल बादशाह, तो आप बताएंगे सर जी वो होगा जहांगीर। आ रही है बात समझ में, कौन होगा, जहांगीर। बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनेगा, तो आप करेंगे चेन ऑफ जस्टिस। अब भैया जी देखो, मुगल बादशाह जहांगीर ने शाहबुर्ज, ये आगरा किले के पास स्थित एक शाहबुर्ज था, ये बुर्ज है, और इसी पर मेरे साथी 60 घंटियां, कितनी 60 एक चैन थी, और चैन में मेरे भैया 60 जो घंटियों को टंगवा दिया। और जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय वो अपनी फरियाद लेकर अब कैसे पहुंच पाए, तो मेरे साथी यहां पहुंचेगा और उन जो है घंटियों को इस तरीके से बजाता था। यदि घंटी की आवाज हल्की है तो समझ लो कि उस पर कम थोड़ी सी जो है न्याय हुआ है, और यदि घंटी तेज बजाई गई है तो उसके साथ अन्याय बहुत ज्यादा हुआ है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, तो आप बताएंगे सर जी जहांगीर को। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो आप बताएंगे, ठीक है, तो अब वो किसको, तो जहांगीर को। तो ये पॉइंट। अब भैया आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना नदी के तट पर, आगरा के किले के शाहबुर्ज, ये आगरा का किला है ना, आगरा के किले के, आगरा के किले के शाहबुर्ज, कौन सा बुर्ज होगा, तो मेरे साथी आप लिख देना
आगरा के किले की शाह बुर्ज, मतलब कि ये शाह बुर्ज है आगरा के किले के, और यमुना नदी के तट पर था ये। और कौन सी? नदी के यमुना नदी के तट पर, नदी रिवर लिख दिया मैंने, ठीक है। यमुना नदी के तट पर स्थित, नदी के तट पर स्थित, नदी के तट पर स्थित। आ रही है बात समझ में? नदी के तट पर क्या होगा? स्थित होगा। पत्थर के खंबे के बीच बांधी गई थी ये, ठीक है। ये न्याय की जो है तट पर स्थित, आप कर देना 60 घंटियां थी भैया जी। ये अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कितनी? 60 घंटियां थी। और किसी भी व्यक्ति को यदि, ठीक है न, न्याय की गुहार लगानी है तो वो इन घंटियों को बजाता था। ये था शाह बुर्ज, ठीक है जी। ये क्या था मेरे साथी? शाह बुर्ज था। तो ये पॉइंट आप सभी को नोट कर देना है। अब देखो एक और बात, इन्हीं के दरबार में एक वीर सिंह बुंदेला, जिसने अबुल फजल 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी थी, और नाम था वीर सिंह बुंदेला। और मेरे साथी वो किसके दरबार की शोभा? पहले तो अकबर के दरबार में रहा करता था, फिर मेरे साथी मतलब कि जहांगीर का चाहता था। वीर सिंह बुंदेला का नाम आपने सुना होगा। मथुरा के केशव राय का भव्य मंदिर, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इसी के शासन काल में हुआ। मथुरा के, हाँ सर जी, कहां के? मथुरा के केशव राय भव्य मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, या केशव राय का भव्य मंदिर। कौन सा मंदिर है मेरे साथी? ये टेम्पल होगा, भव्य मंदिर का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? जल्दी से बताएंगे इसका कंस्ट्रक्शन, एकदम स्पीड के साथ आप सभी को बताना होगा। तो सर जी आप राइट कर देना, वीर सिंह बुंदेला ने। कौन से? वीर सिंह बुंदेला। और ये वीर सिंह बुंदेला किसके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे? तो आप एकदम राइट करेंगे, जहांगीर के समकालीन था वीर सिंह बुंदेला। इसी वीर सिंह बुंदेला ने मेरे साथी किसकी हत्या कर दी थी? अबुल फजल की 1602 ईस्वी में। तो मथुरा के केशव राय का जो भव्य मंदिर, इसका कंस्ट्रक्शन, ये भी एकदम राइट आप सभी को बता देना है, जो कि आप बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज, ठीक है, यही होगा। एक सेकंड रुकेंगे। यही है, ठीक है। पहचान भी ना हो पाएगी इनकी है, ये बताओ कि क्या है? कोई बताएगा मुझे ये क्या है सर? ये है भैया जी एतमाद दौला का मकबरा। ये क्या होगा? एतमाद दौला का मकबरा। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, एतमाद एतमाद दौला। और इसका जो वास्तविक नाम था ग्यास बेग। क्या था भैया जी? ग्यास बेग। हम बोलेंगे एतमाद दौला का मकबरा। ये आप सभी को हेडिंग डाल देनी है। ये जो मकबरा है ना, ये किसका होगा सर जी? एतमाद दौला। ये कौन था? ये नूरजहां का पिता था। नूरजहां कौन थी सर जी? जहांगीर की प्रिय पत्नी थी नूरजहां, जिसके वास्तविक नाम की बात आती है मेहरुनिसा। वो हिस्ट्री वाले सर बताएंगे, जिसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। और साथ ही इनके पिता का नाम था गियास बेग, जिसे जहांगीर ने एतमाद दौला की उपाधि धारण की थी। और इसका जो मकबरा, ये जो मकबरा है, ये कहां स्थित है? इसकी अवस्थिति, ये मकबरे की अवस्थिति आप लिखेंगे सर जी आगरा में। एतमाद दौला का मकबरा आगरा में यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। सर इसके कंस्ट्रक्शन की बात होगी तो आप जल्दी से बता देना, एतमाद दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो नूरजहां ने।
किसने? तो सर नूरजहां। ये आप सभी को पता है, नूरजहां गुटवी बन गया था नूरजहां ने। और कब सर? ये भी आप बताएंगे 1622 में निर्माण कार्य स्टार्ट, और सर जी 1628 में ये निर्माण कार्य हो गया कंप्लीट। मेरे साथी, भारत की पहली जो इमारत जो पूर्णतः संगमरमर में है, मतलब कि पूर्णतः पूरी की पूरी संगमरमर में बनी हुई है और सफेद संगमरमर में, तो भारत की ये पहली इमारत होगी जिसका कंस्ट्रक्शन सफेद संगमरमर से किया गया है। पहला अंग्रेज सर थॉमस रो आया था 1615 में जहांगीर के समय। बहुत बढ़िया, शाबाश, पहले हाथ दो, ध्यान, ठीक है। वो कैप्टन हॉकिंस आ गया था, अभी बहुत पीछे हो तुम, ठीक है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आ गया था और उसे भैया जी इंग्लिश खां की उपाधि वगैरह, वो उससे हमारा लेना देना ही ना है, हमें तो उत्तर प्रदेश करना है। और साथ ही सर्वप्रथम भारत में पित्रादुरा नामक शैली का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले आप सभी को लिखना है, सर्वप्रथम भारत में, सर्वप्रथम कहां भैया जी? सर्वप्रथम भारत में पित्रादुरा शैली का प्रयोग कौन सी? अब कुछ कहेंगे सर पित्रादुरा, एक सेकंड रुक जाएंगे बस। ये पित्रादुरा शैली मीन्स स्टाइल, यदि हम देखें तो भैया जी क्या होगा? इस पित्रादुरा शैली मीन्स स्टाइल का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था, प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था, इसी मकबरे में किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप सभी को नोट कर देना है, किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो पित्रादुरा शैली का प्रयोग इसी मकबरे में। अब कुछ कहेंगे सर जी पित्रादुरा शैली क्या है? पित्रादुरा शैली होगी ये पित्रादुरा शैली है सर, ये तो गेट सा दिखाई पड़ रहा है। ये एक नक्काशी शैली है जिसमें इसकी जो दीवारें हैं, दीवारों पर अर्ध कीमती पत्थरों को जड़कर फूलों की डिजाइन निर्मित की जाती है। पित्रादुरा शैली जो क्या होती है? ये एक नक्काशी शैली है जिसमें जो कीमती जो पत्थर हैं और इन्हीं पत्थरों पर मेरे साथी फूलों की डिजाइन आप सभी को दिखाइए, तो ये ना ये फूलों की डिजाइन की जाती है, इसे ही हम बोलेंगे पित्रादुरा शैली। कहने का मतलब है पत्थरों पर नक्काशी से, ठीक है, किसकी? फूलों की डिजाइन करना, वो पित्रादुरा शैली कहलाता है। ये आप सभी को दिखाई भी पड़ रहा है ना, पित्रादुरा शैली यही है। पत्थरों पर क्या है मेरे साथी? फूलों की डिजाइन, पत्थरों को जड़कर फूलों की डिजाइन ये की जाती, ये है पित्रादुरा शैली। आ रही है बात तो समझ में भाई? सभी की बात आ गई समझ में? हाँ सर जी, चलो पित्रादुरा शैली ये है पत्थरों पर जो है फूलों की डिजाइन करना, वो पित्रादुरा शैली। चलो जी, यहां तक तो सही है सर, आगे बढ़ेंगे सर जी। अब एक और चीज बताओ मुझे, खुसरो बाग, जब एक एक सेकंड पहले सुनेंगे, सुनो पहले, सुनाओ जी भैया। खुसरो बाग, पहले तो आप ये लिख देना, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम था खुसरो। और जब जहांगीर राज सिंहासन पर बैठा तो सबसे पहले उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह इतने तबके के साथ किया कि अपने आप को प्रयागराज में बादशाह घोषित कर दिया। आज जैसी जहांगीर को पता चली तो जहांगीर पहुंचा सेना लेकर, पुत्र दक्षिण भारत पहुंच गया। ठीक है, अब सहायता कौन कर रहे हैं? गुरु अर्जुन देव। ऐसा बताया गया है पांचवे गुरु सिख गुरु थे, पांचवे अर्जुन देव को भी हत्या कर दी थी जहांगीर ने, और अपने पुत्र खुसरो को पकड़कर अंधा करवा दिया। अंधा, देख लो, पुत्र को अंधा करके पहले तो आगरा के फोर्ट में रखा, और 1622 ईस्वी में उसके छोटे पुत्र खुर्रम मींस शाहजहां ने खुसरो को मार दिया था। तो सर एक क्वेश्चन पूछा, ये खुसरो बाग कहां स्थित है? ठीक है, यही तो आएगा। तो आप बताएंगे भैया जी खुसरो बाग ये होगा सर जी प्रयागराज में। खुसरो बाग कहां स्थित है? प्रयागराज में, प्रयागराज में। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो निर्माण है
वो जहांगीर ने करवाया था। निर्माण मेरे भैया जहांगीर ने, जो कि इलाहाबाद के किले से बची हुई सामग्री, जो भी बची हुई सामग्री है उसे कहां ले गए? खुसरो। बाद में ये खुलकाबाद था, बाद में खुसरो बाग कर दिया, ठीक है। और यहीं पर, ठीक है, शहजादा खुसरो का मकबरा स्थित है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर जी, ये तो पॉइंट आ गई समझ में। अब एक बात और है, जहांगीर चित्रकला का इतना बड़ा प्रेमी था कि इसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, और इसके शासनकाल को तो मेरे साथी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। उस्ताद मंसूर हो चाहे अबुल हसन, वो बड़े से बड़े चित्रकार इसकी दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। लेकिन भैया जी, उस्ताद मंसूर वगैरह को तो हम ना लिखेंगे, लेकिन जहांगीर ने, हाँ सर जी, आगरा में एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की थी। तो किसने? तो आप ये लिख देना, जहांगीर ने। जहांगीर ने अका रजा के नेतृत्व में, इस पॉइंट में यहीं जोड़ दूं, इसके अका रजा के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में, अक्का रजा के नेतृत्व में आगरा में, मेरे भैया कहां की बात? आगरा में एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की थी। आगरा में एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की। ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना है, चित्रशाला की स्थापना की। अब किसने? जहांगीर ने। नेतृत्व किसका? अका रजा का। नेतृत्व किसका मेरे साथी? इसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जहांगीर के काल में एक और बात है, अशोक स्तंभ तो सारनाथ में है, आपने इलाहाबाद बता दिया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा शांति पकड़ो, अभी तुम्हारे समझ में ना आवे, बीच में क्लास स्टार्ट की होगी आपने, ठीक है। और एक और समस्या है, अब आपने इतना बड़ा लिख दिया, लिखने के बाद ग्रुप में टैग मारोगे आप, मुझे पता है 100%, क्योंकि अदगर गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान मरण समान है। अभी थोड़ा सा आप यहां जी क्लास ले रहे हैं तो स्टार्टिंग से देखते तो सारी चीज क्लियर होती, ठीक है। चलो पहले आप करेंगे, क्योंकि चलती क्लास में मैं ना बता पाऊंगा। और दूसरी एक और बात, यदि पंचायत के चुनाव अप्रैल मई में हुए तो आपका एग्जाम, अभी संशय चल रहा है, नहीं अप्रैल के लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, कोई अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी कोई भी ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है बढ़िया तरीके से करते चलेंगे, अपने कोर्स को भी और सारी चीजों को करते चलना है। जहांगीर के काल में मुगल साम्राज्य के सूबे, अब देखो, जैसे आज देखो भारत में 28 राज्य है, अब इनके काल में सूबों में बट गया, इनके काल में किसमें? सूबों में। तो आप बताएंगे भैया जी, जहांगीर के काल में सूबों की संख्या, काल में मेरे साथी सूबों की संख्या जो पहुंच गई थी, सूबों की संख्या तो वो कितनी थी? 15, मतलब 15 सूबे इनके अधीन थे। संख्या आप बताएंगे कितनी? 15। और सर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भैया जी 3, इन 15 में से कभी 18 बना दो। उत्तर प्रदेश में 3, एक तो आपका आगरा और एक मेरे साथी अवध, हाँ भैया जी एक आपका प्रयागराज। पहले तो इलाहाबाद बोला जाता था। अब क्वेश्चन यही तो बनता है कि जहांगीर के काल में सूबों की संख्या 15 थी, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सूबे इनके क्षेत्राधिकार में थे? आगरा, अवध और प्रयागराज, ठीक है। तो कौन कौन से? आगरा, अवध और प्रयागराज एकदम
करेक्ट होगा कि जहांगीर के काल में सूबों की संख्या, जैसे आज राज्य या जनपद बोल दूं, ऐसी उस समय मेरे साथी सूबे थे। तो 3 सूबे उत्तर प्रदेश, आगरा, अवध और प्रयागराज में। साथी जहांगीर के शासन काल में जौनपुर में एक मुगल टकसाल भी स्थापित की गई। ठीक है, ये भी आप लिख देना। जौनपुर में जौनपुर में एक मुगल टकसाल, मेरे भैया जी, कौन सी? मुगल टकसाल स्थापित की गई। ये भी आप नोट कर लेना। और एक बार बताओ, इसमार और दो, इसकी मृत्यु मतलब डेथ 1627 ईस्वी में हो जाती है। और भैया इसका जो मकबरा वो लाहौर में है। वो क्या है? लाहौर में। इसका मकबरा लाहौर में है। ये पॉइंट आप करेंगे जल्दी से। चलो जी आगे, एक बार जल्दी बताएंगे थंब का निशान लगाकर। जल्दी बताओ भैया जी, एक बार स्पीड के साथ। ये पॉइंट क्लियर सर। आगे बढ़ो। आगे एक नाम और आया और नाम होगा शाहजहां। नाम एक और आया सर जी, शाहजहां। और ये आपका 1628 से 1658 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। ठीक है, शाहजहां की बात आई ना, तो शाहजहां 1628 से और भैया जी 1658 तक, जिसकी बचपन का नाम था खुर्रम। इसके बचपन का नाम था खुर्रम। जब इसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की तो जहांगीर ने इन्हें शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, किसकी उपाधि से? शाहजहां। ये बचपन का नाम तो खुर्रम है। बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। ठीक है, तो भैया जी जब बचपन का नाम खुर्रम, तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने तो प्रदान की थी। आज इसका कोरोनेशन, मतलब कि कोरोनेशन, राज्यभिषेक। जल्दी बताओ, इसका राज्यभिषेक कब हुआ? इसका कोरोनेशन, ये राज्यभिषेक एकदम करेक्ट होगा। इसका राज्यभिषेक 4 फरवरी 1628 को आगरा में। कब की बात है सर? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में। ठीक है, आगरा में इसका राज्यभिषेक हो गया जी। पहली बात तो ये, आगरा में किसका? शाहजहां का। खुर्रम सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से। खुर्रम सिहाबुद्दीन ऐसे भी लिख सकते हैं। आगरा में खुर्रम सिहाबुद्दीन या शाहबुद्दीन या सिहाबुद्दीन। ठीक है, सिहाबुद्दीन, इस तरीके से करेंगे मेरे साथी, सिहाबुद्दीन। ठीक है, खुर्रम सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से। मोहम्मद शाहजहां के नाम से। एकदम शानदार क्वेश्चन है, शाहजहां के नाम से। ये पॉइंट आप सभी को करना है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में खुर्रम सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से इसका राज्यभिषेक हो जाता है, शाहजहां का। और इसी के नाम पर मेरे साथी एक शाहजहांपुर, आपने एक जनपद सुना है शाहजहांपुर है भैया? बताओ कि शाहजहांपुर है ना, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि और कर्म भूमि। शाहजहांपुर, ये आपने एक जनपद है शाहजहांपुर, है ना। शाहजहांपुर की स्थापना इसी के सम्मान में मेरे साथी दिलेर खान और अब्दुल खान ने शाहजहांपुर की स्थापना कर दी। शाहजहांपुर जो जनपद है 1647 में
मुगल बादशाह की दो भरोसेमंद कमांडर मीन्स सेनापति थे। हाँ सर, शाहजहांपुर की स्थापना तो आप लिखेंगे 1647 ईस्वी में, ठीक है ना। शाहजहां के दो भरोसेमंद, दो क्या होगा तो मेरे साथी भरोसेमंद सेनापति या कमांडर, बात तो एक ही होगी भैया जी, कमांडर। और कमांडर, भरोसेमंद कमांडर, एक का नाम था दिलेर खान, एक का नाम क्या था, दिलेर खान, वे एक का नाम था मेरे साथी अब्दुल खान। एक का नाम दिलेर खान और सॉरी बहादुर खान, ये आप लिख देना। कौन से खान? बहादुर खान ने, अब्दुल बहादुर खान ने, दरिया सिंह के पुत्र थे। तो भैया जी अब क्वेश्चन आया कि शाहजहांपुर की स्थापना, जो आज जनपद, ये परीक्षा में भी आया था क्वेश्चन, ये भैया जी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहांपुर की स्थापना किसने की थी। तो आप एकदम राइट करेंगे 1647 ईस्वी में शाहजहां की दो भरोसेमंद कमांडर दिलेर खान व बहादुर खान ने। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये पॉइंट एकदम राइट है, ये शाहजहांपुर की स्थापना होगी। सर दूसरी एक और बात, शाहजहां के शासन काल में 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित। भैया जी आगे बात समझ में, 1638 में या 38 ईस्वी में साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आज ये ले गया, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। राजधानी भैया कहां से? ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बनेगा, राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ये आप सभी बता देना कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी या मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो जल्दी बताओ भैया जी, स्थानांतरित की थी तो वो किसने की थी? तो आप राइट कर देना एकदम मेरे भैया, ये मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। दूसरी बात, काशी के कवि कविंद्रचार्य तथा चिंतामणि को शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था। एक बात और होगा, काशी, आज तो वाराणसी बोलेंगे, अब वाराणसी बोल दूं, पहले काशी बोला जाता था, आज नाम क्या हो गया सर जी? वाराणसी। वाराणसी के कवि थे, वाराणसी के कवि, और कवि का नाम कविंद्राचार्य, कवि और कवि का नाम कविंद्र, इस तरीके से कर देना, कविंद्राचार्य। एक बात तो ये भैया जी, कविंद्राचार्य, वाराणसी के कवि कविंद्राचार्य तथा ये भी वाराणसी की थे, जो कि चित्तामणि को शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था। शाहजहां का क्या? तो भैया जी संरक्षण प्राप्त था। ये इन्हीं की दरबार में, इन्हीं की संरक्षण में रहते थे, शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है जी, तो किसको? तो आप एकदम राइट कर देना सर जी, काशी के कवि कविंद्राचार्य तथा चित्तमणि को। ठीक है, पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। आज कविंद्राचार्य ने शाहजहां से गुहार लगाई कि महाराज वाराणसी और प्रयागराज का तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाए। जो वाराणसी आने वाले या प्रयागराज को आने वाले वो श्रद्धालु जो भगवान में अपनी आस और अपनी आस्था रखते हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स को आप समाप्ति कर दो। इन्हीं के कहने पर मेरे साथी, किसके? कविंद्राचार्य, इन्हीं के कहने पर भैया जी शाहजहां ने बनारस तथा प्रयागराज से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तो ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। ठीक है, किसके? तो कविंद्राचार्य। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है। कविंद्राचार्य के कहने पर
कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने वाराणसी व, अब तो वाराणसी हो गया, पहले बनारस, काशी व प्रयागराज, तब इलाहाबाद था, आज प्रयागराज ही लिखेंगे। वाराणसी व प्रयागराज का तीर्थ यात्रा कर, कौन सा, तो आप बताएंगे तीर्थ यात्रा जो यात्रियों पर लगता था, तीर्थ यात्रा कर, टैक्स जो है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बहुत ही शानदार, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर दिया था, ठीक है, ये भी एकदम राइट। और इसे ये क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा भैया जी, आया हुआ क्वेश्चन है ये कि किसके कहने पर मुगल बादशाह शाहजहां ने वाराणसी व प्रयागराज का तीर्थ यात्रा कर, तो आप बताएंगे। चलो जी, आ रही है बात समझ में, चलो जी। भाई यार चौधरी साहब एक बात बताओ, तुम, इन्होंने स्टार्टिंग से कमेंट्स, सर कितने लाइव देख रहे हैं प्लीज बताइए एक बार, इनसे तुम्हें लेना देना क्या, तो मैं एक अपनी एक ही तो जो सीट पक्की करनी है, अब तुम्हें मैं बताऊं कितने देख रहे हैं, अब इससे मतलब क्या, तुम्हारे बेफजूल की बातें, और आपने पूरी की पूरी कक्षा, अब मैं जब से सोच रहा कि मन की पढ़ाई में लग जाएं ना, लेकिन कितने लोग लाइव देख रहे हैं, घर जाओगे उनसे पूछोगे भाई क्या पढ़ रहे हो क्या ना पढ़ रहे, क्या करना है भैया, अब मैं देखूं तो 2759 बालक चल रहे हैं, बताओ वो क्या करोगे आप, तो एक खामू खाम में जो है, अब क्लास जो है वैसे भी डिस्टर्ब करनी, और आप अपना लेना देना कुछ नहीं, बेमतलब की चीज पर आप जो है फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, और ये तो भैया जी सभी को पता भी होगा, बताइए क्या है ये तो सब बता देंगे सर जी, ताजमहल प्रेम की निशानी है, ये कौन सा महल होगा, तो सर आप लिख देना ताजमहल, और इस महल का निर्माण ताजमहल, ये तो सभी जानते हैं सर जी, इसे तो हम भी जानते हैं, एक ना एक दो वीर तो घूम आए होंगे सभी। ताजमहल आप एक हेडिंग डाल देंगे, ताजमहल कहां है, आगरा में, ताजमहल सभी को पता है आगरा में, यमुना नदी के किनारे, आगरा में मेरे भैया जी कौन सी नदी, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, नदी के किनारे। तो अब ये पॉइंट हमसे पूछा कि भैया जी ये कहां, यमुना नदी के किनारे, क्या, ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे, सही है ना, आ रही है बात समझ में। अब दूसरी बात क्या होगी सर जी, अब दूसरी कितना है, 4 फरवरी 1628 ही तो है, 4 फरवरी 1628 ही तो है। चलो जी, अब दूसरी बात, अब कंस्ट्रक्शन की बात आई ना, इस ताजमहल का कंस्ट्रक्शन जल्दी बताओ, अब इसका जो कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, तो सभी को पता है भैया जी, शाहजहां ने। निर्माण कार्य तो 1632 में स्टार्ट हुआ, और पूरा का पूरा बनकर तैयार हुआ 1653 में, फाउंडेशन वगैरह 43 में, ठीक है, लेकिन पूरा ये जो है बनकर तैयार हुआ 1653 में, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब ये और ठीक है, कंस्ट्रक्शन 1632-53 में शाहजहां ने इसका निर्माण करवा दिया, शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी, अपनी कौन सी पत्नी की बात है, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज, जिसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल की याद में,
मुमताज महल की याद में। हाँ सर जी, जिनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, प्रसव पीड़ा के कारण, साथ ही 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के उपचार सही से ना मिल पाया, मुमताज महल की मृत्यु होगी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। फिर वहां से भैया जी पहले तो बुरहानपुर में ही दफना दिया गया और वहां से मुमताज महल की कब्र को खोद कर कहा तो फिर लेकर आई ताजमहल में। ये आप प्रिय पत्नी मुमताज महल, जिनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। भैया जी इसकी रूपरेखा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ताजमहल की जो रूपरेखा है, ये जो पहले इसकी रूपरेखा वगैरह जो तैयार की थी, आप फ्रेमवर्क भी बोल देंगे सर, इसका क्या है तो आप लिख देना इसका फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क किसने तैयार किया था तो आप बताएंगे उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने, हाँ सर, इसका फ्रेमवर्क उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। आ रही है बात तो समझ में किसी मेरे भाई बहन को? जो ये जो फ्रेमवर्क है ना इसका, हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगी सर जी इसका फ्रेमवर्क उस्ताद ईसा ने, और साथ ही इसके स्थापत्य कलाकार या मैं बात करूं आर्किटेक्ट, वास्तुकार कौन थे? जल्दी से बताएंगे इसके वास्तुकार। भाई ये तो क्वेश्चन आएगा ना भाई, वास्तुकार तो पूछेगा, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब इसका आर्किटेक्ट कौन था तो आप उस्ताद अहमद लाहौरी। मेरे भैया जी आप राइट कर देना उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट थे, इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। को एक उपाधि भी प्रदान की गई, उस्ताद अहमद लाहौरी को एक उपाधि भैया जी नासिर उल अस्र की। ये आप कर देना कौन सी, नासिर उल अस्र, ठीक है, नासिर उल अस्र। ये अस्त्र ना करना, अस्त्र ऐसे कर देना, ठीक है। ये अंकी बिंदी सी जो लगी रहती हैं। और ये किसने, शाहजहां ने दी थी, शाहजहां ने, शाहजहां ने प्रदान की थी, ठीक है, प्रदान की। अब क्वेश्चन आएगा कि उस्ताद अहमद लाहौरी को नासिर उल अस्र की उपाधि से किसने सम्मानित किया था तो मेरे साथी शाहजहां ने। क्वेश्चन आएगा कि ताजमहल की वास्तुकार मीन्स स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसकी फ्रेमवर्क मीन्स रूपरेखा किसने, उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। एकदम राइट है जी। आ रही है बात समझ में? ये पॉइंट एकदम करेक्ट होगा, करेक्ट सर जी। अब इसे बनाने के लिए भैया जी सामग्री मीन्स मटेरियल, मटेरियल, अब सामग्री की बात आती है, कौन पहले बताएगा? वैसे तो सफेद संगमरमर में बना हुआ है, अब इसके लिए भैया जी मटेरियल ये भी तो होगा, और आप सभी को करना है मटेरियल। ये कहां से आया तो भैया जी राजस्थान की मकराना के संगमरमर से, है ना। जो है राजस्थान की मकराना की खान है ना, राजस्थान की मकराना की संगमरमर से, राजस्थान के मकराना की संगमरमर से इसका निर्माण करवा दिया, संगमरमर से। आ रही है बात तो समझ में? अब यहां पर ये मत कर देना कि चुनार का बलुआ पत्थर, चुनार से तो रेड निकलता है, ठीक है, चुनार से कैसा निकलता है, रेड, रेड आएगा। लेकिन यहां पर सफेद संगमरमर, और ये सफेद जो संगमरमर है राजस्थान की मकराना की खान से मेरे साथी, इसके लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के लिए लाया गया था। जब 19वीं शताब्दी आई, 19वीं सदी में देखा तो सर जी ये थोड़ा सा ढलने लगा। तो एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसका नाम था कर्जन, कर्जन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था।
कर्जन ने इसका जीर्णोद्धार, इसकी फिर से भैया मरम्मत वगैरह करवाई और इनकी मरम्मत वगैरह चलती रहती है। और सर 1983 में ताजमहल को, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1983 में। 1983 में ताजमहल को, ठीक है, आप मैंने सारी पॉइंट लिखा है यहां पर। ताजमहल को यूनेस्को, भैया जी क्या होगा, तो आप राइट करेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है ना, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर स्थल की सूची में दर्ज किया गया। सूची में क्या, तो आप राइट करेंगे सूची में दर्ज किया गया। आ रही है बात समझ में सभी के, भाई ये पॉइंट आ रहे हैं समझ में। तो 1983 में ताजमहल को यूनेस्को, और मैंने बताया आगरा का फोर्ट भी 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में। तीन है उत्तर प्रदेश में और तीनों की तीनों मैंने आप सभी को करा दिए हैं, ये एकदम करेक्ट। और सर 2007 में ताजमहल को नए 7 अजूबों में शीर्ष स्थान भी मिला था, ठीक है ना। किसमें, तो आप लिख देना 2007 में। चलो नोट करके लिख ही लेना। जो 7 जो अजूबे हैं उनमें शीर्ष स्थान पर रखा गया अपने ताजमहल को। और भैया जी 2007 में, 2007 में आगरा रिफाइनरी से निकलने वाले गैसों के कारण संगमरमर का क्षरण होने लगा है। आगरा में रिफाइनरी, मथुरा में है रिफाइनरी, ठीक है। आशुतोष पटेल जी, उम्मीद ना थी आपसे, मतलब कि आगरा में ना है, मथुरा में है तेल रिफाइनरी, तेल परिशोधनशाला मथुरा में, ठीक है। 2007 में इसे विश्व के जो 7 अजूबों में शीर्ष स्थान इसे मिला था। ये भी करेक्ट है, ये भी आप सभी को कंप्लीट होगा, ये मुगल शैली में ही बना हुआ है। आगे चलते हैं भैया जी, एक और आपको दिखाई पड़ेगा, और ये क्या है, ये बताओ क्या है सर जी, ये बता दो भैया जी। ये आगरा की मोती मस्जिद है, ये आप बता देंगे सर जी, ये होगी आपकी मोती मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, तो सर ये आपकी मोती मस्जिद, और ये आगरा के फोर्ट में है। मोती मस्जिद है ये कहां, आगरा के किले में, आगरा, आगरा के किले में, आगरा के किले में। ये भी आप सभी को करना है सर जी, क्या होगी, आगरा के किले में मोती मस्जिद है। अब दूसरी बात सर जी, आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है, अब मैं यहीं लिख दूं, मोती मस्जिद आगरा के किले में है। इसका कंस्ट्रक्शन भैया जी, कंस्ट्रक्शन किसने, शाहजहां ने। इसका निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया, तो आप राइट करेंगे सर जी, शाहजहां ने, ठीक है। और किसके सम्मान में, तो भैया जी जहां आरा ने, सॉरी शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में, अपनी पुत्री, अपनी पुत्री, पुत्री जहां आरा के, जहां आरा के सम्मान में, जहां आरा के सम्मान में, ये होगा सर जी। तो ये भी पॉइंट, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आगरा फोर्ट में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने किसके सम्मान में करवाया था, तो आप बता देना जहां आरा। जहां आरा कौन थी, इनकी बड़ी पुत्री थी, छोटी रोशन आरा, उससे छोटी गोहन आरा, ठीक है। 3 पुत्रियां थीं, 4 पुत्र थे, ठीक है। तो शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में आगरा के फोर्ट में एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ये पॉइंट, और अब एक और चीज मैं बताऊं, आगरा के किले में, हाँ सर, आगरा के किले में, आगरा फोर्ट में, आगरा किले में, आगरा किले में, अब आप लिखेंगे एक तो दीवान ए आम, जहां पर आम आदमियों को बैठाया जाता था, उनकी बात पूछी जाती थी, दीवान ए आम, हाँ सर जी। एक दीवान ए खास,
एक क्या है भैया जी, खास दीवान ए खास। एक मेरे भैया जी शीश महल, एक कौन सा महल हो गया, शीश महल। एक आपका खास महल, एक कौन सा खास महल। एक भैया मुसम्मन बुर्ज, एक कौन सा मुसम्मन मुसम्मन बुर्ज। ये बहुत बार क्वेश्चन आया मुसम्मन बुर्ज का, अभी बताऊंगा मुसम्मन बुर्ज है भी। शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज। हाँ सर जी। एक नगीना मस्जिद, एक भैया जी कौन सी, नगीना नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद। एक मेरे साथी, एक आप लिख देना, एक एक मोती मस्जिद, वो मैंने लिखवाई थी वहां पर, मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद। इनका निर्माण कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने करवाया था। निर्माण किसने करवा दिया, तो सरची आप बता देना, शाहजहां ने करवाया था। अब ये सारे के सारे पॉइंट आप सभी को देखना है। अब क्वेश्चन आएंगे ऐसी, सर फिर अकबर ने तो करवाया था दीवान, वो भैया फतेहपुर सीकरी है, वो मैंने लिखवाए कि फतेहपुर सीकरी में दीवान ए आम, दीवान ए खास, वो सारे के सारे हिरन मीनार, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे पकबरे, वो सभी के सभी भैया जी फतेहपुर सीकरी में हैं। और ये कहां, ये आगरा के फोर्ट में है। आगरा का किला किसने बनवा दिया, अकबर ने। लेकिन आगरा के किले में दीवान ए आम, दीवान ए खास, शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सभी की सभी भैया जी शाहजहां ने बनवाए थे। ठीक है, ये आ रही है बात समझ में ना। ये पॉइंट एकदम राइट होगा, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, गयास बेग भी तो यही था, मोती मस्जिद की पिक। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात क्या है भैया जी, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण। एक पॉइंट आप लिख देना सर जी, आगरा की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। निर्माण किसने करवा दिया, तो मेरे साथी जहां आरा ने करवाया था। अब जहां आरा कौन थी, तो आप बताएंगे सर जी शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। जहां आरा बड़ी पुत्री थी शाहजहां की। ये तो मैंने पहले वहां भी लिखवा दिया, शाहजहां की बड़ी पुत्री, शाहजहां की बड़ी पुत्री। एक पॉइंट और लिखेंगे, एक पॉइंट और देखेंगे सर जी। ये है आपका मुसम्मन बुर्ज, ये क्या है, मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज। इसका ये आगरा की फोर्ट में ही है, पहले समझना है, टाइम है थोड़ा सा है जी, 1 मिनट लूंगा। ये मुसम्मन बुर्ज है सर, ये आगरा के फोर्ट में है। पहली बात, सबसे ऊपर यहां चढ़कर, या यहां से भी दिखाई दे जाएगा, तो इसी मुसम्मन बुर्ज से शाहजहां इस ताजमहल को देखा करता था कि कितना बन गया कितना ना बना पहले। ठीक है भाई, यहां इस मुसम्मन बुर्ज से दिखाई पड़ रहा है ताजमहल ना, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको, ताजमहल को निहारता था। ये जा रही है यमुना नदी बहती हुई, और इसी पर जो शाही परिवार की जो औरतें हैं, इसी मुसम्मन बुर्ज पर चढ़कर, यहां पर ये जो जगह पड़ी है ना, यहां पर हुआ करते थे क्या, यहां पर हुआ करते थे पशुओं के युद्ध। ठीक है ना, तो उनको देखकर मतलब चढ़कर देखा करती थी। इसी मुसम्मन बुर्ज पर शाहजहां यहां खड़ा होता था, और साथ ही जनता इधर आ जाती थी, जनता को झरोका दर्शन इस तरीके से अभिवादन किया करता था, अभिवादन किया करता था। और साथ ही ये वही मुसम्मन बुर्ज है जहां पर औरंगजेब, इसके पुत्र का नाम था सेकंड, शाहजहां के दूसरे पुत्र, दूसरे नंबर का औरंगजेब ने इसी मुसम्मन बुर्ज में अपने पिता को कैद करके 8 वर्ष तक रखा था। कितने, 8 वर्ष तक, मात्र 8 वर्ष तक। जितना पानी
मतलब उतना पानी दिया जाता था जितना वो जी सके, उतना ही भोजन। ऐसी स्थिति शाहजहां की इसी मुसम्मन बुर्ज में औरंगजेब ने कर दी थी। और इसी कैदी बंदी जीवन में 8 वर्ष के बाद 1666 में मेरे साथी इसकी डेथ हो जाती है। इसकी क्या डेथ हो जाती है? ये वो ही मुसम्मन बुर्ज है, ये वो ही मुसम्मन बुर्ज है। आगे बात समझ में? अरे भैया आ रही है बात समझ में ना? ये मुसम्मन बुर्ज मैंने समझा दिया। और सर जी एक और चीज लिख देना, मेहताब बाग। ये क्वेश्चन आया था सर, फिर क्लास छोड़ रहा हूं मैं। मेहताब बाग ये कहाँ स्थित है? ये आपका आगरा में आया था भैया जी, जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन कि मेहताब बाग और कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने। तो भैया जी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने कराए हैं अब ना करेंगे, ठीक है? तो भैया अब तुम्हारे हवाले। मैं तो अपना तो पूरा एफर्ट कर रहा हूं, ठीक है? पूरी जी जान लगाई जा रही है। कक्षा में आप देख भी सकते हैं, ठीक है? आप देख भी सकते हैं कि हाँ कक्षा रियली में, ठीक है? एक कह रहे जी जहांगीर की मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे कैसे सारी चीजें। तो मैं इतिहास यदि पढ़ाऊंगा तो मैं जहांगीर ही 3 दिन में खत्म करवाता, फिर तो मैं उसी लेवल से लेकर चलता ना। लेकिन ये यहाँ पर जो है अभी उत्तराधिकारी की लड़ाई भी होगी, उन्हें हम कल करेंगे बढ़िया तरीके से। तो आप इन्हें करते चलना बहुत शानदार तरीके से। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद, जय भारत।